पार्वतीपुर नाम के गांव में धनलक्ष्मी और वेंकट रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था प्रशांत। एक दिन वेंकट टीवी खरीदकर घर ले आया। वो पहली बार था जब धनलक्ष्मी ने टीवी पर चलती हुई तस्वीरें देखी थी। अगली सुबह प्रशांत और वेंकट अपने अपने काम पर बाहर निकल गए और सारा दिन धनलक्ष्मी ने घर पर बैठकर टीवी देखा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वेंकट बोला, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, जरा नाश्ता तो बना दो। उसके इस तरह कहने पर टीवी देखते देखते ही धनलक्ष्मी बोली, आज तुम बाहर जाकर खाना खा लेना, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। और वो फिर से टीवी देखने लगी। वेंकट आगे कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप बाहर चला गया। अब धनलक्ष्मी के पास बस एक ही काम था, टीवी देखना। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। अब वो भी दूसरे एंकर्स की तरह एंकरिंग करना चाहती थी। अब वो जो भी काम करती उसमें एंकर की तरह बोलने लग जाती थी। एक दिन जब वो प्रशांत को खाना परोस रही थी तो चम्मच को माइक बनाकर, आपके सामने है इडली, कोकोनट चटनी और सांभर। आपको क्या लगता है इसको खाने से आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी? क्या ये आपके लिए हेल्दी फूड साबित होगा? अपनी माँ को ऐसे बात करते देखकर प्रशांत चौंक गया। कुछ दिनों बाद एक अच्छी लड़की देखकर उन्होंने प्रशांत की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद धनलक्ष्मी अपनी बहू गीता के पास जाकर एक एंकर स्टाइल में कहने लगी, बहू, तुमने अपने माँ बाप के घर से हमारे घर में यानी अपनी ससुराल में प्रवेश किया। तुम्हें मेरा नमस्कार। तुमको यहाँ कैसा लगता है? तुम्हारी हमारे बारे में क्या राय है और अपने पति के बारे में? इस तरह जैसे टीवी में एंकर सवाल करते हैं वो अपनी बहू से पूछ रही थी। बहू ने बड़े धैर्य से उसके हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन शाम में जब प्रशांत घर आया तो बहू गीता ने उसे बताना शुरू करा, सुनो जी, सासू इस तरह क्यों बात कर रही थी? जब सुबह में वो एकदम से इस तरह बोलने लगी तो मैं बहुत डर गई थी। ये सुनकर प्रशांत हंस पड़ा। अरे, मैंने तुमको पहले ही बताने की सोची थी लेकिन समय नहीं मिला, मैं भूल भी गया। मेरी माँ लगातार टीवी देखने की वजह से अब एंकर बनना चाहती है और इसलिए जो भी सामने आता है उससे ऐसे ही बात करती है। हाँ। तो गीता बोली, अगर वो सबके सामने ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? टीवी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी, है ना? फेंकने के बाद की यातना तुम सहन नहीं कर पाओगी। अब तक फेंककर हम ऐसे 20 टीवी खरीद चुके हैं, समझी ना? उसने बताया। फिर एक दिन उन लोगों को खबर मिली कि गीता के दादाजी का निधन हो गया है और इसलिए प्रशांत, उसके माता पिता और गीता सभी लोग अंतिम संस्कार में गए। वहाँ सब उदास और दुखी बैठे थे। धनलक्ष्मी सबके पास जाकर पूछने लगी, भाई साहब ये कैसे हो गया? इस अचानक हुई मौत के बारे में आप क्या कहेंगे? वो पूछने लगी। जब उसने इतने स्टाइल में पूछा तो वो बुजुर्ग आदमी चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। धनलक्ष्मी फिर एक महिला के पास गई। नमस्ते जी, वो व्यक्ति कब दिवंगत हुआ? अब जबकि ये नहीं रहे तो आपका परिवार इन्हें कैसे याद करेगा, बता सकती है? इस तरह वो सबके पास एक एक करके जा रही थी और सवाल कर रही थी। ये देखकर, ये कौन है, कहां से आ गई? सब उसके बारे में बात करने लगे। प्रशांत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, तुम इस तरह सबके पास जाकर क्यों पूछ रही हो? यहाँ दुख का माहौल है ना माँ, चलो। वो उसे समझा बुझाकर किसी तरह घर वापस ले आया। लक्ष्मी के व्यवहार से प्रशांत, उसका पिता और उसकी पत्नी सभी आतंकित थे। एक दिन गीता को एक आइडिया आया और उसने जाकर तुरंत प्रशांत से कहा। उसके आइडिया को सुनकर प्रशांत बोला, गीता, तुम्हारा आइडिया काम का है, चलो यही करते हैं। उसने उससे कहा। अगले दिन से ससुर, प्रशांत और गीता टीवी पर देखकर उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगे। लक्ष्मी की एक सहेली उससे मिलने घर आई, जिसे देखकर लक्ष्मी बड़ी खुश हुई। उसी समय लक्ष्मी का पति वेंकट टी शर्ट और जीन्स पहनकर बाहर आया और लक्ष्मी की सहेली के सामने बड़े स्टाइलिश तरीके से खड़े होकर, हेलो मैडम, आप बड़े दिनों बाद हमारे घर आई, कब आई आप? आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, उसने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा। उसे इस तरह देखकर लक्ष्मी सन्न रह गई। उसको लगा जैसे उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई। तभी प्रशांत और गीता बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहनकर घर में दाखिल हुए। उन्हें देखकर लक्ष्मी की सहेली सुजाता बोली, अरे लक्ष्मी, तेरे घर के लोग बड़े अजीब लग रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी तेरे घर। हाँ। ऐसा कहकर वो गुस्से में निकल गई। क्या हुआ तुम सबको? इस तरह से नाटक क्यों कर रहे हो? ये किस तरह के कपड़े पहने हैं गीता? बात कैसे कर रहे हो? हाँ। तो गीता ने बीच बचाव किया।
और बोली, अरे सासू माँ, इसमें क्या गलत है? आप भी तो इतने दिन तक यही कर रही थी। आप करें तो गलत नहीं, हम करें तो गलत हो जाता है क्या सासू माँ? हाँ। धीरे से फिर उसने उसे बताया कि उसके व्यवहार और पागलपन की वजह से उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा। लक्ष्मी को अपनी गलती समझ आई, तुरंत टीवी के पास गई और उसे उठाकर फेंक दिया। घर के सभी लोग अब चैन से थे, क्योंकि धनलक्ष्मी एक सामान्य महिला की तरह व्यवहार करने लगी थी। वेंकटचल नाम के गांव में शशिधर और भानुमति नाम का एक जोड़ा रहता था। उनके 2 बेटे थे, रामू और हरीश। रामू की 4 साल पहले शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम था ज्योति। क्योंकि शशिधर और भानुमति की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो ज्योति को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। वे उसे बेहद प्यार करते थे। कुछ सालों बाद हरीश ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और घर वापस आया। हरीश, आगे की पढ़ाई करने की प्लानिंग की है या नौकरी करोगे? रामू ने उससे पूछा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है भैया, और अब मुझे एक बेहद अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई है। 3 महीने में ज्वाइन करना है मुझे, उसने अपने भाई को उत्तर दिया। ज्योति को हरीश के बारे में खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर तो 3 महीने के अंदर हम तुम्हारे लिए एक अच्छी दुल्हन तलाश करके तुम्हारी शादी कर देंगे। ऐसी भी मुझे घर में एक सहेली की जरूरत है, और घर भी भरा भरा लगेगा। आप क्या कहती है सासू माँ? हाँ, उसने हंसते हुए अपनी सास से पूछा, और देखा कि हरीश उनकी बातचीत सुन रहा है और शर्मा रहा है। उसे देखकर, तुमने वाकई पते की बात कही है ज्योति। इतने अच्छे अच्छे प्रस्ताव आए, इसने हर किसी के लिए ना कह दिया कि शादी करेगा तो पढ़ाई के बाद। अब इसकी शादी करनी ही चाहिए। हरीश वो सब सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आपकी इच्छा माँ, उसने कहा और घर से बाहर चला गया। सासू माँ, हमारे पड़ोस के गांव में रंगैया और राधा की बेटी श्रावंती है। बहुत अच्छी है सुना है। मुझे लगता है वो लड़की हरीश के लिए बहुत अच्छी रहेगी सासू माँ। हाँ। जब ज्योति ने ऐसे कहा तो सास को बड़ी तसल्ली मिली और उसने ज्योति से कहा, तो तुम एक बार उनके घर जाकर हरीश के बारे में बात क्यों नहीं करती? अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छा दिन तय करके सारी बात कर लेंगे। ठीक है, मैं ये काम जल्द से जल्द कर लूंगी। और कुछ मध्यस्थों के माध्यम से ज्योति ने उस परिवार के बारे में पूछताछ की। सारी बातें तय हो जाने के बाद हरीश और श्रावंती की चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। श्रावंती एक बेहद समझदार लड़की थी। जब से उनके घर में दाखिल हुई थी, परिवार में सभी उसे पसंद करने लगे थे। ज्योति को भी यूं लगा जैसे उसे बहन मिल गई है। सास और दोनों बहुएं बड़े मिलजुल कर रहने लगी। जहां भी जाती तीनों साथ जाया करती। गांव वाले उन्हें देखते तो कहने लगते, भानुमति अपने बेटों से ज्यादा अपनी बहू से प्यार करती है। अजी, उनकी अपनी बेटियां नहीं है ना, इसलिए वो अपनी बहुओं को ही अपनी बेटी समझती हैं। इस तरह उनके घर में सब खुशहाल थे। एक दिन हरीश को उसके ऑफिस से फोन आया कि उसे तुरंत हेडक्वार्टर्स आना है। माँ, मेरे पास ऑफिस से फोन आया है, अब हमें शहर में ही रहना होगा। हरीश ने यह खबर अपनी माँ को दी। तू पहले जाकर वहां पर सारी चीजों को सेट कर, फिर भेजूंगी श्रावंती को, भानुमति ने कहा। हरीश इस बात के लिए सहमत हो गया। उसने एक खबर श्रावंती को भी दी कि वो वापस आकर उसे अपने साथ ले जाएगा, और ये बताकर वो शहर के लिए निकल गया। 2 दिन के अंदर ही उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। उनकी शादी को 1 साल भी न हुआ था। श्रावंती की सारी उम्मीदें बिखर गई थी। भानुमति और शशिधर इस बात को लेकर बेहद दुखी थे। ये देखकर श्रावंती उन दोनों को दिलासा दे रही थी। सासू माँ, मैं हूं ना आप लोगों के लिए। वो अपने काम में लगी रहती थी, और जब हरीश जीवित था, बिल्कुल उसी तरह सारे घर को संभाल रही थी। शशिधर और भानुमति धीरे धीरे संभल गए। एक दिन भानुमति की एक रिश्तेदार उनके घर आई और, भानुमति, मेरी बेटी की शादी है जिसमें आप सभी को आना है, उन्होंने बड़े उत्साह से कहा। फिर उनकी पत्नी ने भानुमति और ज्योति को बिंदी लगाई, लेकिन श्रावंती को नहीं दी। उनके जाने के बाद भानुमति आईने के सामने बैठकर अपनी बिंदी ठीक कर रही थी। अचानक उन्हें श्रावंती की याद आई। भानुमति इन दिनों श्रावंती के बारे में बहुत सोच रही थी। फिर एक दिन ज्योति भानुमति के पास गई। सासू माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी, डरते डरते कहा। ज्योति, बता ना, किसके बारे में? सासू माँ, श्रावंती की अभी उम्र ही क्या है, उसने दुनिया का कोई सुख नहीं देखा।
अगर आप बुरा न माने तो उसे अपनी बेटी के रूप में देखें। हम मिलकर उसके लिए भला लड़का देखेंगे और उसकी शादी कर देंगे। श्रावंती ने डरते डरते कहा। तो भानुमति बोली, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी और तुमने कह दिया। बेचारी वो बच्ची हम सबको खुश रखती है, लेकिन उसके जीवन में आई कमी को कौन पूरा करेगा? भानुमति ने कहा। फिर वो तुरंत गई और रामू और शशिधर को ये बात बताई। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मान गए, लेकिन श्रावंती इस बात के लिए राजी नहीं हुई। मेरी इच्छा नहीं है सासू माँ। देखो बेटी, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। भानुमति और ज्योति ने प्यार से समझाया और कुछ दिनों उससे लगातार बात करके शादी के लिए राजी कर लिया। फिर उन्होंने एक अच्छे लड़के की तलाश की, उस लड़के को सारी बात बताई और फिर श्रावंती की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। उन्होंने अपनी बहू का दर्द उसी तरह समझा जैसे माँ बाप अपनी बेटी का समझते हैं।